प्रदूषण में हमने कहा कि हमारे पर्यावरण में जब भी कोई अवांछनीय पदार्थों की मात्रा बढ़ती है तो वो पर्यावरण प्रदूषण है। कल हमने बातें की थी तुम्हारे जीव पिरामिड पर, हमने प्रदूषकों पर भी बातें की थी और प्रदूषकों में हम बातें आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो लोग लाइव हैं उनको सभी गुड इवनिंग, सभी गुड इवनिंग। तो बातें जो चल रही है वो है आपके पर्यावरण प्रदूषण पर, और प्रदूषण पर आज तक प्रश्न तुम्हारे पेपर में बना नहीं है, आज तक नहीं बना है। और हो सकता है बात बन जाए, रिमोट प्रदूषण का कोई भरोसा होता नहीं, बने नहीं लेकिन बन सकते हैं। इसलिए नहीं बना रहे होंगे कि शायद कहीं तुम्हारे ज्योग्राफी वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर आता है एनवायरमेंट वाला कोर्स, इसलिए नहीं बना रहे होंगे। आज तक जितने फैसिलिटी हुए वहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न इसमें बना होगा। राधे राधे सभी को, सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को। तो पर्यावरण प्रदूषण में हमने बात की थी कि पर्यावरण के अंदर कोई भी अवांछनीय पदार्थों की मात्रा बढ़ना पर्यावरण प्रदूषण है। सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पहले से मौजूद होती है, पहले से मौजूद होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, एसपीएम, इन पदार्थों की मात्रा बढ़ रही होती है। जो निलंबित कणीय पदार्थ होते हैं, ऐसे छोटे छोटे कण जो वायु में तैर रहे होते हैं, सांस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें हमारे फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। दिल्ली में बहुत बुरा हाल है, दिल्ली में बहुत बुरा हाल है, क्योंकि दिल्ली में एसपीएम जो होता है ये कुएं में बहुत ज्यादा पेट्रोल जब भी जलेगा, पेट्रोल या कोई उद्योगों से छोटे छोटे बिल्कुल इतने माइनर कण निकलते हैं जो सांस के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। दिल्ली में भयंकर बुरा हाल है, कोलकाता, चेन्नई, बहुत बुरा हाल है, मुंबई के अंदर। पर्यावरण प्रदूषण के जो जिम्मेदार कारक होते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं। और प्रदूषकों में हमने बात की थी कि प्रदूषण जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के मैंने पहले हमने बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर प्राथमिक प्रदूषण भी होते हैं जो स्रोत से डायरेक्ट निकलते हैं। कोई भी स्रोत है, मोटरसाइकिल है, उद्योग है या कोई फैक्ट्रियां है, उनसे डायरेक्ट जो निकल रहे होते हैं प्रदूषक, वो तुम्हारे कहलाते हैं कि ये तुम्हारे याद रखिएगा प्राथमिक प्रदूषण होते हैं। तो स्रोत से डायरेक्ट निकलते हैं अपनी उत्पत्ति अवस्था में। ऐसे प्रदूषण जो प्राथमिक प्रदूषण से रासायनिक क्रिया द्वारा बनाए जाते हैं वो द्वितीयक प्रदूषण, सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं। पहली प्रकार हमने पढ़ लिया था उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा पढ़ा रहा हूं अपघटन के आधार पर। प्रदूषकों के प्रकार पढ़ा रहा हूं, दूसरा पढ़ा रहा हूं अपघटन के आधार पर। अपघटन के आधार पर, अपघटन के आधार पर दो प्रकार हैं, दो प्रकार हैं याद रखना। अपघटन के आधार पर दो प्रकार कौन कौन से, ध्यान सुनिए। पहला जैव निम्नीकारक, जैव निम्नीकारक, निम्नीकारक, जैव निम्नीकारक, निम्नीकारक, जैव निम्नीकारक प्रदूषक, प्रदूषक बायो डिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। जैव निम्नीकारक वे होते हैं ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है। ऐसे प्रदूषक होते हैं भाई जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है। ऐसे प्रदूषक, ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा, ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है, अपघटन हो जाता है, अपघटन हो जाता है, जैव निम्नीकारक प्रदूषक कहलाता है। जैव निम्नीकारक प्रदूषक कहलाता है। तो क्या बोला मैंने यहाँ पर, ऐसे प्रदूषक होते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन हो जाए और सेल पदार्थों में टूट जाए। सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, वायरस नहीं होगा, याद रखो वायरस नहीं होगा। बिल्कुल करवा दूंगा, समूह जीवन परमाणु करवा दूंगा आपको, जैसे खत्म हो जाता है परमाणु दोबारा करवा। मैंने सबसे बात कर लिया, सब कहते हैं कि दोबारा करवा देना, तो परमाणु के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत मैं आप लोगों को दोबारा करवा, इसमें कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा करवा। चलिए ये कहानी। जैव निम्नीकारक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैसे 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 व्हाइट मल, जैसे व्हाइट मल, व्हाइट मल, कागज हो गया, कागज हो गया। इसी प्रकार मैं बात करूं कपड़े हो गए, कपड़े हो गए। ऐसे प्रदूषक होते हैं जैसे जीवों के अपशिष्ट भाग हो गए, व्हाइट मल में आगे सारे कागज हो गए, कपड़े हो गए। ये जो चीजें होती हैं ये आपके ऐसे प्रदूषक होते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन हो जाता है, याद रखना। इसमें आपका लकड़ी भी रहता है, लकड़ी भी आपने डाल के कहीं गोबर के ऊपर हो गई, लकड़ी हो गई, चमड़ा भी हो गया, चमड़ा आदि। ये वो प्रदूषक होते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन हो जाता है, व्हाइट मल। जैसे पशुओं के जितने भी अपशिष्ट भाग होते हैं ना, अगर पशु त्याग देते हैं वो एनवायरमेंट में पड़े हुए सूक्ष्म जीव क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। तुम्हारा मल भी अगर तुम लोग खेतों में डालते हो उसका भी सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है, तो वो सूक्ष्म जो कार्बनिक पदार्थ आप क्या कराए हो उस कार्बनिक पदार्थ को सल्फर कार्बनिक पदार्थ में तोड़ा जाता है। तो ये ऐसे प्रदूषक होते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है, तो इनको कहा जाता है कि जैव निम्नीकारक प्रदूषक होते हैं। कुछ ऐसे प्रदूषक भी होते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता है, तो वो दूसरे प्रकार के तुम्हारे इसमें कहलाते हैं जैव अनिम्नीकारक, अनिम्नीकारक। वो निम्नीकारक थे, वो अनिम्नीकारक, जैव अनिम्नीकारक प्रदूषक होते हैं। और मैं अगर इनकी बात करूं तो ध्यान सुनना, जैव अनिम्नीकारक प्रदूषक उनको बायो नॉन डिग्रेडेबल कहते हैं, बायो नॉन डिग्रेडेबल कहते हैं, डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहते हैं, याद पॉल्यूटेंट कहते हैं। ये देखो बायो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, वे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म जीव ऐसे सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता है, अपघटन नहीं होता है, अपघटन नहीं होता है, नहीं होता है। जैव अनिम्नीकारक, जैव अनिम्नीकारक प्रदूषक कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। तो ये जो तुम्हारे ऐसे प्रदूषक होते हैं हमारे एनवायरमेंट में जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन होता ही नहीं। अगर हमारे एनवायरमेंट में आ गए तो वो लंबे समय तक बने रहते हैं, खतरनाक होते हैं, खतरनाक होते हैं। सूक्ष्म जीवों का अपघटन कर ही नहीं पाते, बड़ी खतरनाक हो जाते हैं, याद रखना। जैव अनिम्नीकारक प्रदूषक कहलाते हैं जैसे, जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पर ध्यान से, जैसे प्लास्टिक, जैसे तुम्हारा प्लास्टिक हो गया, पारा हो गया, आर्सेनिक धातुएं हो गई, आर्सेनिक उद्योगों से निकल रही है, शीशा हो गया, शीशा कांच नहीं भाई, शीशा धातु, शीशा धातु की बात कर रहा हूँ, शीशा धातु की बात कर रहा हूँ। एल्यूमिनियम के डिब्बे हो गए, एल्यूमिनियम के डिब्बे, एल्यूमिनियम के डिब्बे, ये डिब्बे कैसे, ये डिब्बे ऐसे, ये डिब्बे हो गए। इसी प्रकार जितने डीडीटी हो गया, डीडीटी का पाउडर जैसा छिड़काव होता था, पीएचसी हो गया, पीएचसी पाउडर हो गया, डीडीटी हो गया, पीएचसी हो गया। ये कुछ ऐसे प्रदूषक होते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं होता है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव पदार्थ हो गए, रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ, कीटनाशक हो गए, कीटनाशक, कीटनाशक। जितना भी तुम खेतों के अंदर जो कीटनाशक का प्रयोग करते हो वो तुम्हारे पौधों में एक बार आ गए तो वो कभी भी उनका अपघटन नहीं होता, याद रखना। जितना भी कीटनाशक उपयोग करें चलो, कीटनाशक जितने भी होते हैं ये वो प्रदूषक है जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं होगा, ये जैव अनिम्नीकारक प्रदूषक कहलाते हैं। और ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन हो जाता है वो तुम्हारे कहलाते हैं, याद रखिएगा बिल्कुल। तक तो लिख रहा है रमेश, बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी और बड़ी वैकेंसी आएगी आपके पास, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी आने वाली है और जबरदस्त तैयारी कर, जबरदस्त तैयारी कर लो। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी 100% आएगी और बड़ी आएगी, सबसे बड़ी आएगी फर्स्ट ग्रेड, याद रखिएगा बिल्कुल वैकेंसी आएगी। तो ये कहानी है। तो प्रश्न आएगा कि इनमें से कौन सा प्रदूषक निम्नीकारक और कौन सा अनिम्नीकारक है, बायोडिग्रेडेबल कौन सा है और नॉन डिग्रेडेबल। याद करना, व्हाइट हो गया, कागज हो गया, आपका कपड़े हो गए, लकड़ी, चमड़ा आदि बड़े होते हैं, डिग्रेडेबल में आते हैं, इनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है।
लेकिन अगर ये प्रदूषक आ गए तुम्हारे वाले ये वाले, तो ये तुम्हारे एक बार प्लास्टिक अगर मार्केट में आ चुका है ना तुम्हारा, ये आ चुका है, इसका कभी भी अपघटन नहीं होता है और लंबे समय तक जितनी चीजें सब मानव के लिए क्या है हानिकारक है। डीडीटी इतना खतरनाक हो चुका है कि पंजाब के हर घर में तुम्हें कैंसर का रोगी मिलेगा। ये डीडीटी की देन है याद रखिएगा। इसी डीडीटी ने गंगानगर से कम मैं अगर बात करूं तो 12 से 13 पक्षियों की प्रजाति को विलुप्त करवा दिया। इस डीडीटी इतना खतरनाक है डीडीटी, डाइक्लोरोटाइफेनिल वाला। बात करेंगे इस डिटेल से। रेडियोएक्टिव पदार्थ तुम्हें पता है कि आज भी नागासाकी हिरोशिमा में इनका अपघटन से नहीं हो पाया, आज भी वहां के बच्चे हम पैदा होते हैं। आज भी कब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम डाले गए थे, पर आज भी वहां के नागासाकी हिरोशिमा में जो लोग पैदा होते हैं वो आज भी अपंग पैदा हो रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है और बायो कौन सा नॉन डिग्रेडेबल है, कौन सा प्राथमिक है कौन सा द्वितीयक है। ये हमारी कक्षा 10 की जो पुरानी किताबें थी ना उसमें जीवन करके पढ़े ये सारे के सारे याद रखना। और वहीं से करवा रहा हूं मैं, वैसे नहीं करवा रहा हूं। तो पुरानी किताबों से हमारी आरबीसी बड़े प्रेम करती है, हमारी आरबीसी का भयंकर प्रेम है, पुरानी किताबों से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है वहां से। तो दो प्रकार के प्रदूषक पढ़ लिया हमने, पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अपघटन के आधार पर, तीसरा गुणों के आधार पर पढ़ा रहा। प्रदूषक तीसरे पढ़ा गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर, गुणों के आधार और गुणों के आधार पर दो प्रकार। एक होता है मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। याद रखें, एक होता है मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक। तो पहला है मात्रात्मक, क्वांटिटी वाला मात्रात्मक प्रदूषक। मात्रात्मक प्रदूषक ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये इंपॉर्टेंट है क्या? मात्रात्मक का मतलब समझ, ऐसे प्रदूषक जो प्रकृति में पहले से मौजूद थे लेकिन वो कभी प्रदूषण नहीं थे, लेकिन मानवीय क्रियाकलापों से उसकी मात्रा बढ़ गई, मात्रा बढ़ने से वो प्रदूषण हो गई। क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसे प्रदूषक जो पहले से मौजूद तो थे हमारी प्रकृति में लेकिन वो कभी प्रदूषक नहीं थे, लेकिन मानवीय क्रियाकलापों से उसकी मात्रा बढ़ा दी गई है और मात्रा बढ़ने से वो प्रदूषकों की स्थिति गिना जाने लगा है। जिसमें हमारा CO सबसे बड़ा एग्जांपल, एक एग्जांपल जो याद करना है, ये हमारी प्रकृति में पहले से था, हमारे एनवायरमेंट में पहले से मौजूद था कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये नॉर्मल मात्रा में था 0.03% के आसपास हमारे एनवायरमेंट में था। मानवीय क्रियाकलापों से औद्योगिकीकरण से उद्योग लगने से इसकी मात्रा हमने बढ़ाई और पेड़ पौधों को काट दिया, पेड़ पौधों को तो काटा, उद्योगों की वाहनों की संख्या हमने जी भर बढ़ा दी। इस वजह से आज की मात्रा आज की तारीख में ये एक मात्रा प्रदूषण की श्रेणी में गिना जाता है। पहले प्रदूषण की प्रकृति भी इस प्रकार की नेचर से निकली, लेकिन तुमने इसकी मात्रा बढ़ा दी तो मात्रा बढ़ाने की वजह से ये दिखते पैसा है, याद ये दिखते पैसा। तो मात्रात्मक प्रदूषक पे प्रदूषक होते हैं, पे प्रदूषक जो पहले से प्रकृति में या पर्यावरण में मौजूद होते हैं लेकिन मात्रात्मक लेकिन वो प्रदूषक नहीं होते, याद रखना कोई प्रदूषक नहीं होते हैं। तो वे प्रदूषक जो पहले से वातावरण में मौजूद थे, पहले से वातावरण में मौजूद थे, वातावरण में मौजूद थे, पहले से वातावरण में मौजूद थे लेकिन प्रदूषणकारी नहीं थे, प्रदूषणकारी नहीं थे, लेकिन मानवीय क्रियाकलापों से उनकी सांद्रता, सांद्रता मतलब मात्रा, सांद्रता का मतलब मात्रा नहीं सकता, उनकी सांद्रता एक सीमा मतलब उसको कहते हैं दहली सीमा, एक सीमा से तो एक लिमिट होती है उससे ज्यादा होता है, एक सीमा से दहली सीमा से, एक सीमा से अधिक होने पर वे प्रदूषणकारी बन जाते हैं, वे प्रदूषणकारी बन जाते हैं, प्रदूषणकारी बन जाते हैं, प्रदूषणकारी बन जाते हैं, बन जाते हैं। मात्रात्मक प्रदूषक कहलाते हैं, मात्रात्मक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे बस एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है वो याद करना है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा प्रदूषक तुम्हारे एनवायरमेंट में पहले से था, कभी भी प्रदूषणकारी नहीं था, लेकिन इसकी सीमा इस मात्रा किसी सीमा से बढ़ चुकी है और बढ़ने की वजह से आज की तारीख में ये तुम्हारा प्रदूषण है, ये तुम्हारा प्रदूषणकारी पदार्थ था जो कभी भी प्रदूषणकारी नहीं था, लेकिन इसकी मात्रा एक निश्चित सीमा से, सांद्रता एक निश्चित सीमा लिखी है, एक सीमा या एक निश्चित सीमा लिखना पड़ेगा, एक निश्चित सीमा से, एक निश्चित सीमा से अधिक होने पर वे प्रदूषणकारी बन जाते हैं, तो मात्रात्मक प्रदूषक कहलाते हैं। तुम्हारी मात्रात्मक प्रदूषक CO को याद कर, प्रश्न आता है CO कैसा प्रदूषणकारी है, तो प्रश्न आता है कि बताइए निम्न में से मात्रात्मक प्रदूषणकारी कौन है, उसी का समझ बनेगा। और एग्जांपल एक याद करना है, CO एक याद करना है। दूसरा होता है गुणात्मक प्रदूषक, इसमें दूसरा होता है गुणात्मक। गुणों पर बात कर रहा हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का गुण कभी भी प्रदूषणकारी नहीं होता है, उसकी तो सीमा एक मात्रा से बढ़ चुकी है, उसकी एक दहली सीमा से ज्यादा मात्रा होने से वो उसके गुण चेंज हो गए हैं, वो प्रदूषणकारी बन गया, याद रखिए। गुणात्मक प्रदूषक भी होते हैं, ध्यान सुनिएगा, एक सेकंड रुकिएगा भाई। दूसरा होता है गुणात्मक प्रदूषक, वे प्रदूषक जिनकी नेचर ही, जिनकी प्रकृति ही प्रदूषणकारी की होती है, जिनकी प्रकृति ही प्रदूषणकारी होती है, याद रखना प्रदूषणकारी होती है, प्रदूषणकारी होती है, गुणात्मक प्रदूषक कहलाते हैं, गुणात्मक प्रदूषक कहलाते हैं। मतलब समझ रहे हैं, प्रकृति में ऐसे प्रदूषणकारी हमने मानवीय क्रियाकलापों से बढ़ा दिए जिनकी नेचर ही प्रदूषणकारी की होती है। अगर वो प्रकृति में आए, एनवायरमेंट में आए, पर्यावरण में आए, उनकी प्रकृति प्रदूषणकारी की होती है, यानी कि नेचर ऐसी की बात करो, इसकी नेचर ऐसी तो हमेशा से गंदा था, वही कहानियां हैं। ये ऐसे प्रदूषणकारी होते हैं जो उनकी नेचर ऐसी होती है, प्रदूषणकारी वाली नेचर वाली होते हैं, और ये हमेशा ऐसे होते हैं। जैसे हमारे अगर मैं बात करूं यहाँ, जैसे जितने तुम्हारे जो कीटनाशक, जैसे कीटनाशक जितने भी तुम्हारे होते हैं, चाहे वो कवकनाशी है या कीटनाशी है, कवकनाशी होंगे, कवकों को मारने के, कीटों को मारने वाले होते हैं, कवकनाशी हो गए, या प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक की नेचर प्रदूषणकारी की होती है, और रेडियोधर्मी प्रदूषक हो गए, रेडियोधर्मी हो गए, इनकी प्रकृति कैसी होती है भैया, इनकी प्रकृति प्रदूषणकारी होती है। रेडियोधर्मी हो गए, SO2 हो गया, NO2 हो गया, ये तुम्हारे प्रदूषणकारी होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई आदि, ये वो प्रदूषक है जो इनकी नेचर ही ऐसी है कि वो हमेशा से प्रदूषणकारी होते हैं। तो ऐसे प्रदूषणकारी होते हैं जो इनकी नेचर ही होती है कि वो प्रदूषण फैलाएंगे, वो खराब काम करेंगे, तो ऐसे कौन कहते हैं कि गुणात्मक
साथ होता है। इस प्रकार के प्रदूषकों को कहते हैं गुणात्मक प्रदूषण कार्य। याद रखिएगा प्रदूषण को हमने 3 प्रकार से बांटा है प्रदूषकों को। पहला उत्पत्ति के आधार पर, प्राथमिक और द्वितीयक में बांटा, अपघटन के आधार पर, जैव निकाल और जैव निकाल में बांटा, और तीसरा गुणों के आधार पर, नेचर के आधार पर, गुणों के आधार पर, मात्रात्मक और गुणात्मक में बांटा। ये प्रदूषणकारी थे। और अब हम बात करेंगे, मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी। यहाँ प्लास्टिक तुम्हारा जैव निकाल भी होगा और तुम्हारा ये गुणात्मक भी होता है, इसकी नेचर ऐसी है। याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी और आगे बढ़ा रहा हूं बातों को। और मैं अब बात करूंगा प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार, इसमें हम कई प्रकार पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण पढ़ेंगे, कौन से प्रकार के प्रदूषण होते हैं। वायु प्रदूषण होता है, हमारा जल प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण होता है, तीसरा प्रकार भूमि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, रेडियो ध्वनि प्रदूषण होता है, रेडियो या विकिरण प्रदूषण बोलते हैं, विकिरण प्रदूषण होता है, तापीय प्रदूषण होता है। बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मेन बात है वही बात है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण थोड़ा बहुत बात करेंगे, रेडियो ध्वनि का मैं एक लाइन बताऊंगा। तो ये प्रदूषण के प्रकार पढ़ रहे हैं। प्रदूषण के प्रकार में पहला वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण। और मैं बात वायु की, एयर पोल्यूशन कहते हैं इसको, याद रखिए तुम्हारा एयर पोल्यूशन आखिर क्या है। ध्यान से सुनो। वायु प्रदूषण, तुम्हारी वायु में मैंने आप लोगों को बताया था कि वायु आखिर क्या होती है। अगर आप लोगों को पता हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वायु क्या होती है। गैसों का समांगी मिश्रण होता है। वायु क्या है भाई? गैसों का समांगी मिश्रण। गैसों का समांगी मिश्रण जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन है, हाइड्रोजन है, इस प्रकार की बहुत सारी गैसें पाई जाती है हमारी वायु में। 11 गैसें, 11 गैसें। नियोन हो गया, हीलियम हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टोन हो गया, जीनोन हो गया, रेडोन हो गया, नाइट्रोजन हो गई, क्लोरीन हो गई, आपका ऑक्सीजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई। इसमें 11 गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। इनको गैसों को मिला देते हैं तो वायु बनाती है। तो वायु क्या है? गैसों का समांगी मिश्रण। हमारे वायुमंडल में कभी भी सल्फर के ऑक्साइड थोड़ी थे भाई, नाइट्रोजन के ऑक्साइड थोड़े बहुत हल्के फुल्के रहे होंगे, हल्के फुल्के, कार्बन के मोनोऑक्साइड रह गया, या अन्य नाइट्रोजन के ऑक्साइड में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो चीजें थी ये तुम्हारे वायुमंडल में, कणीय पदार्थ एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये थोड़ी थी, लेकिन इनकी मात्रा तुम्हारे वायुमंडल में बढ़ी है। ये सब प्रदूषणकारी नेचर के होते हैं। ये प्रदूषणकारी नेचर के होते हैं। इनकी मात्रा तुमने वायु में बढ़ा दी। इनकी मात्रा तुम लोगों ने वायु में बढ़ा दी है। ये थे नहीं, बढ़ाई हमारे लिए खराब हो सकती। अब तुम्हारे वायु के जो भी संगठन रहा होगा, चाहे वो वायु का रासायनिक संगठन था, जैविक संगठन था, भौतिक संगठन था, उसमें परिवर्तन आ गया और इसी घटना का नाम है कि वायु प्रदूषण हो गई है। तो वायु प्रदूषण का मतलब होता है वायु में इन अवांछनीय पदार्थों की मात्रा बढ़ने से वायु के जैविक, भौतिक और रासायनिक संगठन में क्या आ गया? बदलाव आ गई। वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु में अवांछनीय पदार्थों की मात्रा बढ़ने से, अवांछनीय पदार्थों की मात्रा बढ़ने से वायु के जैविक, भौतिक व रासायनिक संरचना में, रासायनिक संगठन में एक परिवर्तन हो गया है होना, ये वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण कहलाता है। तो आप लोगों को पता लगा होगा कि ये जो जितने भी गैसें, जितने पदार्थ मिले हैं ना, इनकी मात्रा आपके वायुमंडल में बढ़ी। इसी घटना का नाम है कि वायु तुम्हारी प्रदूषित हो चुकी है। इसी को वायु प्रदूषण कहते हैं। और बात करेंगे यहाँ वायु प्रदूषण के प्रभाव, वायु प्रदूषण का प्रभाव, वायु प्रदूषण का प्रभाव। वायु प्रदूषण के प्रभाव की हम 4 बातें पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग तथा ग्रीन हाउस प्रभाव, या मैंने यहाँ ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित ग्रह प्रभाव, हरित ग्रह प्रभाव, हरित ग्रह प्रभाव तथा हरित ग्रह प्रभाव तथा वैश्विक तापन। ग्लोबल वार्मिंग को कहते हैं वैश्विक तापन। दूसरा जो इसमें होता है, याद रखिएगा, वो होता है आपका याद रखना, मैं देखो अम्लीय वर्षा या ओजोन अपघटन बोलते हैं इसको, ओजोन अपघटन। इसी इसमें जो घटना हो रही है ओजोन अपघटन के साथ साथ मैं बात करूं अम्लीय वर्षा और चौथी जो इसमें घटना होगी वो स्मोक या धूमकोहरा। तो ये कहानी ये हम वायु प्रदूषण के प्रभाव में पढ़ेंगे। आपके प्रश्न चांसेस है कि यहीं से बनने वाले, यहीं से बने, मोस्टली यहीं से बने। अब यहाँ से एक बार प्रश्न तुम्हारा पूछा जा चुका है, मैं शायद भूल गया था तुम्हारे से, यहाँ से पूछा गया ओजोन अपघटन वाला पूछा जा चुका है, याद रखना। ये पूछा जा चुका है तुम्हारे फर्स्ट पेपर में ओजोन अपघटन का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तुम्हारी अम्लीय वर्षा में। 2 छोटे छोटे पहले पढ़ा दूंगा, कल ये 2 होंगे, थोड़े पढ़ लेते हैं। इसमें पहला मैं पढ़ा रहा हूँ अम्लीय वर्षा, पहला पढ़ा रहा हूँ अम्लीय वर्षा। एसिड रेन, एसिड रेन, देखो ध्यान से सुनना। एसिड रेन आखिर है क्या? जब भी वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम होगा वो तुम्हारी अम्लीय वर्षा है। अम्लीय वर्षा है जब वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। तो ये अम्लीय वर्षा शब्द दिया था रॉबर्ट अगस्ट, शब्द दिया था रॉबर्ट अगस्ट। जब वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम हो जाता है, ये फर्स्ट ईयर में समझाया इसमें हेडमास्टर का पेपर 2018 किसने दिया था? 2018 वाला हेडमास्टर का पेपर दिया था, उसमें कहा था अम्लीय वर्षा दिवस पूछा गया था, याद रखना। जब वर्षा जल का पीएच कितना हो जाए 5.6 से कम हो जाए तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा कहते हैं या अम्लीय वर्षा कहते हैं। उसका कारण होता है 2 गैसें, एक होती है तुम्हारी SO2, एक होती है तुम्हारी NO2 और तीसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। 3 गैसें आपको याद रखना, मोस्टली ये 2 याद रखिए। अम्लीय वर्षा के 2 गैसें जिम्मेदार है, SO2 और NO2। तीसरी जो गैसें बनती है वो CO2। कब तुम्हें कभी पूछ ले कि समुद्री अम्लीय वर्षा के जिम्मेदार कौन होता है? वो बात कर रहे हैं तुम्हारी अम्लीय वर्षा।
वर्षा में याद रखना कौन कौन सी जिम्मेदार है कारण SO2 NO2 और C, तीन में से याद करनी है। जब वर्षा जल का pH 5 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो ये जो तुम्हारी अम्लीय वर्षा होती है, ध्यान से सुनो, ये दो में से एक है SO2, ये 70% जिम्मेदार होगी, मुख्य है, ये 70% जिम्मेदार होगी, और दूसरी होगी NO2, ये 30% जिम्मेदार है, ये 30% जिम्मेदार NO2। ये कहां से आती है? ये आती कहां से? तो उद्योगों से आती है, उद्योगों से, वाहनों से, टायर उद्योग से। कहां से आती है? उद्योगों से, उद्योगों से। अच्छा, टायर उद्योग से, टायरों में भी सल्फर का काम दिया जाता है, टायर उद्योग से, टायर उद्योग से, रबर उद्योग से, रबर उद्योग से। इसके अलावा तेल शोधन कारखाना, तेल शोधन कारखाना, यहाँ से तुम्हारी गैस निकलती है SO2, यहाँ से गैस निकलती है SO2, याद रखिएगा SO2 निकलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो तुम्हारी जो NO2 होती है, NO2 होती है, ये फैक्ट्रियों से आती है, फैक्ट्रियों से, फैक्ट्रियों से, फैक्ट्रियों से, जीवाश्म ईंधन से, जो भी तुम्हारा जीवाश्म ईंधन चलेगा उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, जीवाश्म ईंधन से, भाप संयंत्रों से, भाप संयंत्रों से, लेबोरेटरी से, लेबोरेटरियों से। तो ये है कहानी तुम्हारी SO2 और NO2 की, SO2 और NO2 की कहानी है। SO2 कहां से आती है? ये तीन चीजें आती हैं, टायर उद्योग से, इसके अलावा वाहनों से, वाहनों में डीजल जलता है तो वाहनों से, वाहनों से डीजल, डीजल जलने से निकलती है, डीजल, यहाँ से तुम्हारी SO2 निकलती है, SO2 निकलती है। जहां पर भी तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक का मतलब जहां पर तेल का निर्माण करते हैं, सरसों का तेल, तिल का तेल, अरंडी का, जो भी तेल का शोधक कारखाने होते हैं, तेलों में सल्फर पाई जाती है, सल्फर याद रखिए, मस्टर्ड, उसके सरसों के जो तेल निकालने वाले कारखाने होते हैं, वहां रबर उद्योग में रबर को वल्कनीकरण किया जाता है, रबर को इलास्टिक बनाने के लिए, रबर को इलास्टिक बनाने के लिए उसमें खींचने वाला बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाते हैं, वल्कनीकरण करते हैं। रबर से भी तुम्हारे टायर बनाए जाते हैं, उद्योगों में जब रबर को टायर बनाए जाएंगे तो इसमें दिक्कत आएगी, जब जलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, सल्फर बैठा होता है इंसान, डीजल जब जलेगा सल्फर की उसकी SO2 निकलेगी और वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी। तो इन चीजों से SO2 निकलती है। NO2 फैक्ट्रियों से जीवाश्म ईंधन, अब ध्यान रखना जहां पर कोयला जलेगा, कोयला जलेगा, कोयला तो तुम्हारा कौन सा, ये NO2 ताप से, जहां पर कोयले से बिजली बनाते हैं, कोयले से बिजली, कोयले से बिजली बनाते हैं, तुमने देखा होगा तुम्हारे कोयले से बिजली बनती है सूरत या बीकानेर, तो वहां पर भूरा कोयला काम में लेते हैं, भूरा कोयला, और ये जो भूरा कोयला होता है उस भूरे कोयले में नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, याद रखना। और जब ये जलाया गया, जब भी जलेगा भूरा कोयला तो नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और NO2 बनाएगा भूरे रंग की गैस। तो जहां पर भी तुम्हारे जितने भी तुम्हारे जो ये ताप संयंत्र जहां कोयले से बिजली बनती है, भूरे कोयले से लिग्नाइट से बिजली बनाई जाती है ना, बिजली बनाई जाती है, उस बिजली में जब कोयला जलेगा तो भूरे रंग का धुआं निकलता है। कभी सोच कर जाना तुम थर्मल पावर में या बीकानेर पर सेंसर वाला जो भी रहेगा तुम्हारा, वहां चला, वहां भूरे रंग का धुआं बनता है, उस भूरे रंग के धुएं में NO2 गैस होती है, क्योंकि कोयले में नाइट्रोजन गैस होती है, याद रखिए। चल रही है, चल क्लास मैं नहीं आ रहा हूं, समझ में आ रहा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं या मास्टर कहना गीत गा रहा है यहां पर? जल्दी से बताइए, देखो क्लास बताइए, चल रही है क्लास, क्या समझ में आ रहा है? मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, राकेश चल रही है, जाट भी है, और कौन है भाई? जाट आपका नाम भी होगा कोई, थोड़ा बताइएगा मुझे कि क्या मैं जो पढ़ा रहा हूं क्या वो समझ में आ रहा है तुम लोगों को? क्या सूची बाकी है, क्या आप लोग समझ पा रहे हो? मैं पर्यावरण में तो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया भाई, 4-5 वक्त चल रही है, बहुत बढ़िया, चलिए आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया। तो ये कहानी असल इस पे आया हुआ तुम्हारा ध्यान रखना, कोयले से बिजली बनाने वाले प्रश्न आया हुआ है, जब तुम कोयले से बिजली बनाते हो तो वहां पर पूरा गैस बनती है, पूरा गैस कौन सी होती है? तो जब भी नाइट्रोजन गैस जलेगी तो NO2 गैस बनेगी, बस ये तुम्हारी गैस थी, ये तुम्हारी गैस थी और ये गैस तुम्हारी इस प्रकार अभी गैस ऊपर जाती है और ये बादल बने, ये बनाती है बादल, अगले गैस बादल बना, ये बादल बना, बादलों में बैठी SO2 गैस से बादलों में जलवाष्प होती है, बादलों में जलवाष्प होती है, बादल बना देते हैं, और यहाँ NO2 है, बादलों में जलवाष्प, जल की वाष्प, क्रिया हो जाए, और जब क्रिया होगी तो यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, H2SO4 अम्ल बनेगा, ये बन गया तुम्हारा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बना सल्फ्यूरिक अम्ल, और इधर बनेगा NO2 है, ये इनकी क्रिया होने से HNO3 बनेगा, ये बनेगा नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये भी नाइट्रिक अम्ल। अभी जब बरसना शुरू कर देंगे, ये बरसात हो रही है, ये बारिश हो रही है, बारिश, और बारिश में H2SO4 भी आ रहा है और HNO3 भी आ रहा है, और ये जब वर्षा जल का pH, वर्षा जल का pH इतना हो गया 5.6 से कम, तो यही तुम्हारी अम्लीय वर्षा है, यही तुम्हारी अम्लीय वर्षा है, जिसकी दो गैसें जिम्मेदार हैं, 70% SO2, और याद रखिएगा बिल्कुल, चलिए ये होगी तुम्हारी अम्लीय वर्षा। कितनी गैसें जिम्मेदार? 2, SO2 और NO2। ज्यादा पूछे तो CO2 करनी है, ज्यादा पूछे तो CO2 कर लेना, याद रखना, और वही समुद्री अम्लीय वर्षा की जिम्मेदार होती है, क्योंकि समुद्रों के अंदर जितने भी जो वाहन चलते हैं ना, जितने भी तुम्हारे जो पानी के जहाज होते हैं, उसमें CO2 गैस बनती है। अभी सोनू जी हर बारिश में नहीं होती, ये बारिश वहां की बात कर रहा हूं मैं जहां पर ये चीजें लगी हुई, ये चीजें ज्यादा लगी, वहां की बात कर रहा हूं मैं, आस पड़ोस में हमारे नहीं होता ऐसा, जहां पर उद्योग लगे होते हैं वहां की बारिश की बात कर रहा हूं मैं, जहां बहुत ज्यादा उद्योग लगे होते हैं। अब डर में तो पहले डर में ख्याल रखिएगा, चलिए तो ये कहानी है बस कम होती है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के प्रभाव क्या है? प्रभाव क्या है? प्रभाव पहला, अम्लीय वर्षा को इमारती पत्थरों का कोड या कैंसर है, कोड या कैंसर, कोड या कैंसर, कोड मतलब लेप्रोस, कोड को कहते हैं लेप्रोस, या फिर कैंसर दिखा दे, इमारती पत्थरों का कोड या कैंसर किसे कहते हैं भाई? अम्लीय वर्षा। अब सुनना मेरी बात आराम से, इमारती पत्थर की बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक प्रभावित कौन है? भारत में तो ताजमहल, क्यों ताजमहल? सुनना मेरी बात आराम से, भारत में सर्वाधिक प्रभावित अम्लीय वर्षा से 2000 के आसपास सबसे ज्यादा प्रभावित है ताजमहल, क्योंकि ताजमहल बना हुआ इमारती पत्थर किससे? संगमरमर से, संगमरमर का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये लोग संगमरमर का सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और इस कैल्शियम कार्बोनेट से जब अम्ल की क्रिया होती है, जब भी हम लोग
कैल्शियम धातु होता है और ये कार्बोनेट है, CO3 कार्बोनेट। धातु के कार्बोनेट से जब भी हम लोग की क्रिया होगी, जब भी हम लोग की क्रिया होगी तो लवण बन जाएगी। क्या बनेगा भाई? लवण। और कौन सी गैस बाहर निकलेगी? CO2। और इस वजह से वहां पर पीला बना है। सबसे प्रभावी सफेद रंग का था। संगमरमर कैसा होता है? बिल्कुल सफेद होता है, वो सफेद वाला संगमरमर कैसा होगा? पीला। अच्छा ये कहां है? ताजमहल कहां बना हुआ है? तो आगरा में। आगरा, मथुरा, भरतपुर, अलवर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर चीप सरसों की खेती होती है। और इसी वजह से इसी एरिया में नदी निकलती है, यमुना नदी में पानी बेची। वहां याद रखिएगा। एक सेकंड रुकिएगा भाई, एक सेकंड रुकिएगा। सुनो मेरी बात आराम से। ये तो तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट है। संगमरमर का सूत्र भी होता है। संगमरमर यही सूत्र होता है तुम्हारा, याद रखना। मोती का भी सूत्र यही होता है। और अंडे के जो ऊपर कार्बन होता है उसका सूत्र यही होता है। चूना पत्थर का यही होता है। ये सब के सूत्र है तुम्हारे कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र नहीं होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट और आधा अणु जल का। कैल्शियम सल्फेट के आधा हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट के आधा हाइड्रेट को बदलो, हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो टूटी हुई हड्डी पर चढ़ाया जाता है। टूटी हुई हड्डी पर चढ़ाया जाता है, याद रखिए। हमारी वही सब लोग चलिए। तो अलवर भरतपुर का एरिया जो है, यमुना नदी बहती है वहीं से, और वहीं पर तुम्हारा मथुरा है और ये तुम्हारा आगरा। वहां पर चीप सरसों की खेती होती है। जब सरसों की खेती होती है तो वहां पर तेल शोधक कारखाने लगाए जाएंगे। वहीं पर क्या लगाए जाएंगे भाई? तेल शोधक कारखाने लगेंगे वहीं पर। और इसके अलावा चमड़ा उद्योग बोल रहे हैं, चमड़ा उद्योग। और तुम्हें पता है कि आगरा के चमड़े के जूते फेमस थे। आगरा के चमड़े के जूते बड़े फेमस हुआ करते थे। जब लोग आगरा जाते थे चमड़े के जूते लगा रहे थे, फेमस थे यार। जब वहां चमड़ा उद्योग लगा, कौन सी गैस निकलेगी? सुन, तेल शोधक कारखाने भयंकर लगे हुए थे। कौन सी गैस निकलेगी? सुन, वैसे वो निकलेगी तो वो क्या करेगी? सुनो, वो करेगी तुम्हारे जल के साथ बादलों में चली जाएगी, जलवाष्प से क्रिया कर लेगी, उसको जलवाष्प से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगी। और जब वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम हो गया तो उसी को कहते हैं कि अम्लीय वर्षा है। और इसी अम्लीय वर्षा से तुम्हारा ताजमहल खराब हो गया। तुम्हारा ताजमहल खराब होता है इसलिए इमारती पत्थरों का कोड या लेप्रोसी कैंसर, क्योंकि इमारती पत्थर धीरे धीरे सफेद से कैसे हो जाते हैं? पीले हो जाते हैं। और इस वजह से भारत में सर्वाधिक प्रभावित था पहले ताजमहल, और अभी लाल किला प्रभावित है। भारत में 2 किलोग्राम में यहीं पर भारत में अम्लीय वर्षा से आज की तारीख में अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित दिल्ली है। सर्वाधिक प्रभावित दिल्ली का लाल किला है। दिल्ली का लाल किला है भैया। ये तो इमारती पत्थरों का कोड कहते हैं। और इसी को लेप्रोसी मैंने आप लोगों को बता दी कहानी क्या होती है। इसी वजह से 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि जितने भी ये जो उद्योग लगे हुए मथुरा और आगरा के आसपास, इनको वहां से हटाया जाए। तो इसी वजह से वहां पर चमड़ा उद्योग को सबको हटा दिया गया 2002 में, याद रखना। तो अम्लीय वर्षा को इमारती पत्थरों का कोड या कैंसर लेप्रोसी कहते हैं। दूसरा क्या है? अम्लीय वर्षा से भूमि अम्लीय हो जाती है। भूमि अम्लीय हो जाती है। अम्लीय भूमि को बंजर भूमि कहा जाता है। अम्लीय भूमि को क्या कहते हैं? बंजर। अम्लीय भूमि को बंजर भूमि कहा जाता है। बंजर भूमि कहते हैं, याद। अम्लीय भूमि में अगर अम्लीय होगी, ऐसी अम्लीय भूमि को क्या कहेंगे भैया? बंजर भूमि। ये तुम्हारी भूमि क्या हो चुकी है? बंजर हो चुकी है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तुम्हारे अम्लीय वर्षा की, तो इसी को कहा जाता है कि जो अमेरिका या पश्चिमी जो यूरोपीय देश होते हैं, अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में अम्लीय वर्षा को लैग किलर कहा जाता है। लैग मतलब झीलों की सारी जैविकता वहां नष्ट हो चुकी है। अम्लीय वर्षा की वजह से झीलों की पानी बारिश होगा तो बारिश में अम्ल होगा, और इस वजह से वो पानी झीलों में जाएगा और झीलों के पूर्ण झील नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इसे लैग किलर कहा जाता है। वर्षा को लैग किलर कहा जाता है। पश्चिमी यूरोपीय देशों में और अमेरिका में तुम्हारी इसी अम्लीय वर्षा को लैग किलर कहा जाता है। और इसमें सर्वाधिक प्रभावित जो देश होते हैं वो तुम्हारे, याद रखिएगा, आपके स्वीडन और नॉर्वे तो बहुत प्रभावित है। लैग किलर कहा जाता है क्योंकि इससे झीलों की सारी जैव विविधता नष्ट हो जाती है, याद रखना। सर्वाधिक प्रभावित देश है वो स्वीडन में, नॉर्वे। यूरोपीय देश है, याद रखना। स्वीडन में नॉर्वे और यहाँ की पूरी झीलों के पानी अम्लीय होने की वजह से वहाँ के पूरे जो जीव जलीय जीव वो नष्ट हो चुके, याद रखिएगा। ये 3 बातें हो गई तुम्हारी अम्लीय वर्षा के प्रभाव में। और चौथी बात मैं अगर मैं यहाँ करूँ, चौथी में प्रभावित बात करूँ, इससे जितने भी तुम्हारे जो चमड़े, धातु, प्लास्टिक चीजें खराब हो जाती है। तो चौथी बात मैं लिख देता हूँ यहीं पर। अम्लीय वर्षा से चमड़ा, कपड़े, धातु आदि खराब हो जाते हैं। ये कहानी थी तुम्हारी अम्लीय वर्षा की। इसके अलावा एक और डाल रहा हूँ समुद्री अम्लीय वर्षा के लिए CO2 गैस जिम्मेदार होती है, याद रखना। ये है तुम्हारा अम्लीय वर्षा की कहानी। तो अम्लीय वर्षा की तुम्हें याद रखना, जब भी वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम हो जाएगा तो उसको अम्लीय वर्षा कहेंगे। और ये शब्द याद रखो,
दो गैस से तुम्हें ज्यादा याद रखनी है SO4 NO2, लेकिन CO2 को भी याद रखना है क्योंकि समुद्रों के अंदर जब जलीय जहाज चलते हैं तो CO2 की ज्यादा मात्रा में बनती है। समुद्री अम्लीय अवस्था की जिम्मेदार माना जाएगा तो CO2 गैस को याद रखना। वैसे ये दो गैसें होती है SO4 NO2, कहां से गैस दोनों आती है दोनों को मैंने बात किया यहाँ पर, यहाँ से उत्सर्जित होती है। तो जब हमारी एनवायरनमेंट ऊपर से जाती है तो जलवाष्प से क्रिया कर लेती है, बारिश के पानी से क्रिया करेगी तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा और नाइट्रिक अम्ल बनेगा। ये 70% जिम्मेदार होती है और ये 30% जिम्मेदार होती है। SO2 से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है और NO2 से नाइट्रिक अम्ल बनता है, याद रखिएगा। और इस वजह से हमारी वर्षा दर कभी जब 5.6 होगा, जब ये अम्ल वर्षा दर के साथ बहना शुरू हो जाएंगे तो इसी वर्षा को कहते हैं कि जब इसकी pH कितनी हो जाएगी 5.6 से कम, तो ये हमारी अम्लीय वर्षा होगी। तो इमारती पत्थरों का कोड या लेप्रोसिया कैंसर कहते हैं, स्टोन लेप्रोसिस, कई बार शब्द क्या आता है स्टोन लेप्रोसी। स्टोन लेप्रोसी किसे कहा जाता है तो याद रखना अम्लीय वर्षा। और सर्वाधिक भारत में प्रभावित हमारा दिल्ली का लाल किला आज की तारीख में प्रभावित है, उससे पहले इससे प्रभावित हमारा ये ताजमहल। और इसके अलावा दुनिया अम्लीय हो जाती है, चमड़ा अगर बाहर पड़ा है, धातु मकान ये सब खराब हो सकते हैं अम्लीय वर्षा से, लेकिन इसे लेग के लगा अगर अम्लीय वर्षा होती रही, झील और तालाबों के जो पानी होगा वो अम्लीय हो जाएगा और इस वजह से पूरे के पूरे झील और तालाब नष्ट हो चुके हैं। कहाँ के यूरोप के देशों में, कई देशों में, स्वीडन और नॉर्वे सबसे ज्यादा प्रभावित है यहाँ पे। अगर तुम्हारा जल प्रभावित हो रहा है, ध्यान देना एक बात देता हूं मैं यहाँ, जल प्रदूषण में कहूंगा साल्मोनेला एक प्रकार का जलीय जीव है जो पानी में वो जीव नहीं है, वो जल पर प्रदूषित जल है, वो जल प्रदूषण में करवा दिया। तो ये कहानी थी अम्लीय वर्षा की और समुद्री अम्लीय वर्षा के जिम्मेदार होते हैं हमारी CO2 गैस। CO2 गैस तो हमने बात की है अम्लीय वर्षा पर। इसके बाद हमारे तीन प्रभाव बचते हैं, स्मोक बचता है और इसके अलावा हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट बचता है और ओजोन डिप्लेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से पता नहीं चांसेस ज्यादा। और अगर मैं बात करूं प्रदूषकों की तो एक याद रखना मात्रात्मक वाला प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमेशा प्रकृति में पाया जाता है लेकिन वो कभी प्रदूषित नहीं होता, लेकिन इसकी मात्रा अगर बढ़ रही है तो वो प्रदूषणकारी हो जाता है, वो मात्रात्मक प्रदूषण। तो ये था हमारा अम्लीय वर्षा।